हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है उसमें हमारे 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 5th चैप्टर, जिसका नेम क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो ये जो चेंजेस है ये आखिर होते क्या हैं? एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। हम अपने सराउंडिंग में हर रोज़ बहुत ही तरह के चेंजेस देखते हैं। अब उस चेंजेस में या तो एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर आपकी मम्मी आपको कहे कि शुगर डिज़ोल्व करो वाटर में कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, तो जो फिर ये शुगर सॉल्यूशन बना है ये भी क्या है, एक तरह का चेंज है जिसमें 2 सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, एक शुगर और एक वाटर। सिमिलरली जो कर्ड बनती है मिल्क से, वो भी क्या है, एक तरह का चेंज है। और सम टाइम मिल्क जब ख़राब हो जाता है तो उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, सॉर हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो जो मिल्क था उसका स्वीट से टेस्ट सॉर होने में जो चेंज हुआ है वो भी क्या है, एक तरह का चेंज ही है, क्योंकि मिल्क बेसिकली स्वीट होता है, पर अगर उसका टेस्ट सॉर हुआ है तो वो भी क्या है, एक तरह का चेंज है। और स्ट्रेचिंग रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ चेंज, क्योंकि जब हम न्यू रबर बैंड लेकर आते हैं तो उसका शेप इस तरह का है, पर जैसे जैसे हम उसे स्ट्रेच करते हैं, अपने बालों में लगाते हैं, तो उसका शेप में थोड़ी सी चेंज हो जाता है, वो थोड़ा ऐसा बिग सा हो जाता है। तो वो भी क्या है, एक तरह का चेंज ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह के आप और सारी चीज़ें अपने अराउंड नोटिस कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में कैसा कैसा चेंज आ रहा है। तो इस चैप्टर में वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। हम कुछ एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे उन एक्टिविटीज़ से कि जो चेंज हो रहा है उसका नेचर क्या है। ब्रॉडली थीस चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड्स। बेसिकली हम इस चैप्टर में 2 तरह की चेंजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, फिजिकल चेंज, और दूसरा क्या है, केमिकल चेंज, जो हमारे इस चैप्टर का नेम भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंजेस से। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम उसका कंक्लूज़न निकालेंगे कि फिजिकल चेंज हम कहते किसे हैं। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट एक्टिविटी क्या है कि एक पेपर लेना है स्क्वायर शेप का, उसको क्या करना है, हमने पीसेस में कट कर लेना है। इस तरह पीसेस में कट करने के बाद ले these pieces ऑन द फ्लोर और टेबल सो दैट पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ द पेपर। उसके बाद पहले तो हमने अलग अलग पीसेस कर लिए, फिर इन्हीं को दोबारा इसी तरह अरेंज कर देना है कि जैसे ये पीस पेपर के पीस हो। ऑब्वियसली you can't join the piece back to make the original piece, but is there a change in the property of paper? उन्होंने कहा है, जैसे यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये क्या है, एक पेपर का पीस है जिसको क्या किया है, पीसेस में पहले तो कट कर दिया है। कट करने के बाद वो कह रहे हैं क्या हम इसे दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोबारा तो ये कटे हुए पीसेस ज्वाइन होने के बाद वैसे हम टेप वगैरह से तो कर सकते हैं, पर दोबारा ये ऐसे तो नहीं लगेंगे ना कि जैसे ये पहले थे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको दोबारा ओरिजिनल की तरह तो नहीं बना सकते हैं। पर क्या इनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया है? प्रॉपर्टी का मतलब क्या ये पेपर से कुछ और बन गया है? चलो इसके बारे में कंक्लूजन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक आप भी सोचिए, तो क्या इसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आया है या नहीं। तो चलिए हम एक्टिविटी दूसरी पढ़ते हैं। इसमें क्या है, जो चॉक डस्ट होता है, जब हम चॉक बोर्ड पर लिखते हैं तो चॉक डस्ट क्या होता है, फ्लोर के ऊपर आ जाता है हमारी क्लासरूम में, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसी चॉक को पीसेस में क्रश करके डस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी जो चॉक डस्ट है उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसका पेस्ट बनाओ और उसको दोबारा से उसी चॉक की शेप दे दो और फिर इसको सूखने दो। तो क्या ये जो चॉक है, चॉक डस्ट से दोबारा चॉक बन जाएगा? इसके बारे में सोचिए। लास्ट में तो हमने डिस्कस करना ही है कि आखिर ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी 5.3, इसमें क्या है, आइस लेना है इन अ ग्लास, ठीक है। उसके बाद उसका आइस को थोड़ा सा मेल्ट होने देना है, चाहे सन में रख दो या फिर थोड़ा भी आप रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो आइस क्या होने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी। उसके बाद अब हमारे पास क्या हो गया, आइस और वाटर का मिक्सचर हो गया। तो अगर हम इस आइस को दोबारा
क्या कहते हैं, जो आइस थोड़ी सी वाटर में कन्वर्ट हो गई है, अगर हम दोबारा उसे सॉलिड बनाना चाहें तो क्या वो बन सकता है? पर यहाँ पर हमारे पास शर्त क्या है कि हम आइस में कॉमन सॉल्ट ऐड करेंगे तो फिर क्या वो दोबारा सॉलिड बन जाएगा? जो वाटर कन्वर्ट हुआ है आइस से, क्या वो दोबारा आइस बनेगा? ओके, नेक्स्ट 5.4। आप जो भी है आप थोड़ा तब तक सोचिए जब तक हम उसके कंक्लूज़न को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। फिर 5.4 एक्टिविटी क्या है कि एक कंटेनर में वाटर को बॉईल करना है। जब वाटर बॉईल होगा तो उसका भाप निकलता है, स्टीम होता है। उसी स्टीम के ऊपर कोई दूसरा पैन आप, जहाँ से जैसे इस कंटेनर में वाटर बॉईल हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी स्टीम निकल रही है, तो इसी के ऊपर क्या रख लो, एक कोई पैन रख लो, इन्वर्टेड पैन। तो जब हम इस पैन को वापस इसके अंदर की तरफ देखेंगे ना दोबारा, तो यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखेंगे। तो ऐसा क्यों दिख रहा है, बताइए। नेक्स्ट कि हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। नेक्स्ट एक्टिविटी 5.5 क्या है, इसमें उन्होंने क्या कहा है, एक ब्लेड को लेना है और उसके बाद उसी ब्लेड के जो एंड है उसको गैस स्टोव पे रखना है, थोड़ी देर वेट करना है। तो हम क्या देखेंगे कि जो ब्लेड का कलर है, जो जैसे ये ब्लेड है तो इसकी ये जो टिप है जो हमने गैस स्टोव के ऊपर रखी है, ये वाली जो टिप है वो क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी और उसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक बारी तो हमने उसको हॉट कर लिया, उसके बाद उस ब्लेड को फ्लेम से हटा के थोड़े टाइम के बाद हम फिर उसको देखेंगे तो क्या वो उसका कलर वापस आ गया है। तो ये थी हमारी सारी सारी एक्टिविटी। अब हम इनके डिस्कस करते हैं कंक्लूज़न। तो जो एक्टिविटी 5.1 और 5.2 थी, जिसमें एक में तो हमने पेपर लिया था और दूसरे में क्या था, पीस ऑफ चॉक था। तो इन सब में चेंज बेसिकली क्या आ रहा था, उनके साइज़ में चेंज आ रहा था। क्योंकि जब हमने वाटर को पेज को जब हमने कट किया तो इसके साइज़ में क्या हमने देखा, थोड़ा बहुत चेंज आया था। जैसे ये ओरिजिनल था, कट करने के बाद इसमें क्या चेंज आया, इसकी साइज़ का चेंज आया। और नेक्स्ट ये जो एक्टिविटी 5.2 थी, इसमें भी क्या था, पहले तो चॉक ऐसा पूरा सॉलिड था, जब इसको पीसेस में जब ये क्रश हो गया, क्रश होने के बाद ये क्या बन गया, एक पाउडर बन गया। तो इसमें भी क्या चेंज आया, इसकी साइज़ का ही चेंज आया। तो साइज़ का चेंज आने के बाद, और इन्होंने एक चीज़ और कही थी कि जब हम इसके डस्ट में वाटर ऐड करके पेस्ट बनाएंगे तो फिर क्या ये दोबारा चॉक बन जाएगा? यस, ये दोबारा चॉक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5.3 और 5.4 एक्टिविटी में क्या हो रहा है, वाटर की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। जैसे इसमें देखो, ये जो 5.3 एक्टिविटी है इसमें क्या हो रहा है, ये जो आइस है जब हमने उसको सन की प्रेजेंस में या फिर रूम टेम्परेचर पे रखा तो आइस किस में चेंज हो गई, वाटर में चेंज हो गई। मतलब कि आइस से क्या बन गया, वो वाटर बन गया। और साथ ही साथ तो फिर क्या ये वाटर से दोबारा आइस बन जाएगा? बन तो जाएगा, यस बन जाएगा। पर अगर हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे तब फिर ये नहीं बनेगा। अगर सॉल्ट के बिना ही हम वाटर को दोबारा फ्रीज़र में रखेंगे तो वाटर दोबारा फ्रीज़र से आइस बन जाएगा, पर सॉल्ट की प्रेजेंस में नहीं बनेगा। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, वाटर की स्टेट चेंज हो रही है। 5.4 में भी क्या हो रहा है, वाटर से वो क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। गैस में भी क्या है, वाटर के ड्रॉपलेट्स ही हैं। मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, वाटर की स्टेट चेंज हो रही है। और जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है उसको कंडेंस करने के बाद हम इससे भी दोबारा वाटर बना सकते हैं। ठीक है, तो 5.4 और 5.3 एक्टिविटी में क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड हुआ और फिर गैस से क्या हुआ, लिक्विड हुआ। और 5.5 एक्टिविटी में क्या है, जो ब्लेड है उसका क्या कलर हो रहा है, जो कलर हो रहा है वो चेंज हो रहा है हीट करने पे। और जब हम उसको दोबारा थोड़े टाइम के लिए रख देंगे तो वो अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। यस, वो वापस अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि शेप हो गई, साइज़ हो गया, कलर हो गया या फिर स्टेट हो गया सब्सटेंस का, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं।
और जब भी किसी भी सब्सटेंस में इनमें चेंज आए, साइज़ में, शेप में, कलर में या फिर स्टेट में, तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं? फिज़िकल चेंज कहते हैं। अब जैसे कि जो सबसे पहले ये जो पेपर था इसके किस में चेंज आया था? साइज़ में चेंज आया था। जो चॉक था उसके भी किस में चेंज आया था? साइज़ में चेंज आया। और ये जो वाटर वगैरह हैं इनके किस में, इसमें क्या चेंज आया? इनके स्टेट में चेंज आया। नेक्स्ट क्या है? ये जो ब्लेड है इसमें किस में चेंज आया? इसके कलर में चेंज आया। तो हम कह सकते हैं जब भी किसी भी सब्सटेंस के शेप, साइज़ या फिर कलर, स्टेट, इन सब में चेंज आए तो ऐसे चेंज को हम क्या कहेंगे? फिज़िकल चेंज कहेंगे। और फिज़िकल चेंज जनरली क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब है कि वो दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ सकते हैं। जैसे हमने ये जो 5.1 एक्टिविटी में तो पेपर दोबारा अपनी शेप में नहीं आ रहा था, पर 5.2 एक्टिविटी में जब हम चॉक को वाटर में मिक्स करके उसका पेस्ट बनाएंगे तो हमें दोबारा चॉक मिल जाएगा। सिमिलरली 5.3 में अगर हम सॉल्ट नहीं मिक्स करे रहेंगे वाटर में तो फिर वाटर से दोबारा वो सॉलिड, मतलब कि वाटर से दोबारा वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसमें सॉल्ट नहीं मिक्स करे रहेंगे, मतलब ये भी रिवर्सिबल है। और 5.4 में कंडेंसेशन करके हम जो ड्रॉप्स हैं उनसे दोबारा वाटर बना सकते हैं। ठीक है, ये भी रिवर्सिबल हो गया। और 5.5 एक्टिविटी में भी क्या हो रहा है? जब हम ब्लेड को फ्लेम से हटाने के बाद थोड़ी देर उसको रखे रहेंगे तो वो भी अपने ओरिजिनल कलर में वापस आ जाता है। तो इन सच वे इन सब्सटेंसेस में नो न्यू सब्सटेंस, मतलब कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पेपर से कुछ और बन जा रहा हो या फिर चॉक पाउडर से कुछ और बन जा रहा हो। ये जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस तो वही ही रह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आज का टॉपिक है इसमें बेसिकली हमने किसकी बात करी है? फिज़िकल चेंज की बात करी है। और इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि फ़िज़िकल चेंज में क्या क्या आ जाते हैं? शेप आ जाता है, साइज़ आ जाता है, कलर और स्टेट आ जाता है किसी भी सब्सटेंस का। जब भी किसी सब्सटेंस में इन चीज़ों में चेंज आए तो हम ऐसे चेंज को क्या कहेंगे? फिज़िकल चेंज। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि ये जो फिज़िकल चेंज होता है जनरली क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। हर टाइम रिवर्सिबल नहीं हो सकता, पर जनरली इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल ही लेकर चलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस में जब भी चेंज होगा फिज़िकली तो कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा। केमिकल चेंज में हम क्या डिस्कस करेंगे कि न्यू सब्सटेंस इसमें फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसे चेंज के बारे में बात करते हैं जिससे हम बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं, जिसका नाम क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब कि आयरन को जब भी जंग लगता है तो कैसे लगता है? जब भी हम आयरन के किसी भी पीस को ओपन में रख देते हैं सम टाइम के लिए तो आयरन के पीस पर क्या होता है? कुछ ब्राउनिश सा सब्सटेंस आ जाता है। इसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? रस्ट। मीन्स कि वही क्या होता है? जंग होता है। और ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं हम? रस्टिंग। अब जैसे कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं बहुत ही सारी आयरन की चीज़ें पड़ी हुई हैं। आयरन की चीज़ों पर क्या हो रहा है? ये जो दिख रहा है हमें, ये क्या लग गया है? रस्ट लग गया है, मतलब इसके ऊपर जंग लग गया है। अब जो भी आयरन के गेट्स होते हैं पार्क में या फार्मलैंड में, या फिर आयरन के बेंचेस होते हैं जो गार्डन या लॉन में पड़े रहते हैं, या और जितनी भी चीज़ें होती हैं आयरन की, जब भी हम उन्हें ओपन स्टेट में रखते हैं तो उनमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। और हम घर में भी देखते हैं जो शॉवल्स होते हैं जिनसे बर्फ़ वगैरह हटाने का काम करते हैं वो हो गए, स्पेड्स जिससे मिट्टी खोदने का काम करते हैं वो हो गए, जो हमारे घर में पड़े रहते हैं जनरली, वो भी क्या हो जाते हैं? रस्टेड हो जाते हैं। मतलब उनमें भी क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, क्योंकि वो लोहे के बने रहते हैं। जब भी हम उन्हें एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, मीन्स एयर की प्रेजेंस में रख देते हैं थोड़े टाइम के लिए। और बेसिकली जो किचन होता है उसमें क्या है? पैन होता है, जो तावा होता है वो भी, उसमें भी जंग लग जाता है अगर हम उसको थोड़े टाइम के लिए वेट रख दें, मतलब गीला हुआ रख दें, गीला रह जाए थोड़े टाइम के लिए पैन, तो उसमें भी क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो अब ये जो जंग है वो आयरन नहीं है। ये नहीं है कि जो आयरन है वही जंग है।
जंग एक अलग चीज़ है जो उस आयरन के ऊपर लग जाती है। अब इसमें हम कुछ चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स के बारे में, ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में देखते हैं जिसमें हमेशा क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। अब जैसे सबसे पहली एक्टिविटी क्या है, 5.6 एक्टिविटी। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये कौन आपको करके दिखाएगा, आपके टीचर्स। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे। और इसमें आपके लिए एक सावधानी है टीचर, जब भी आप इसे करेंगे, मतलब आप जब भी आपके टीचर इसे करके दिखाएंगे तो आपको इस बर्निंग रिबन को बहुत ज़्यादा देर तक देखना नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक थिन स्ट्रिप्स ले लेंगे, रिबन ले लेंगे मैग्नीशियम का। उसके बाद उसको क्लीन करके ब्रिंग द टिप नियर टू द कैंडल के पास ले आकर फ्लेम के ये जो कैंडल है इसके फ्लेम के पास ले आके उसको हम क्या कर लेंगे, जला लेंगे। इट बर्न विद अ ब्रिलियंट वाइट, जैसे हमें इस फिगर में दिख रहा है कि कितना ज़्यादा ये वाइट कलर के साथ, मतलब कितना ज़्यादा तेज़ रोशनी के साथ ये बर्न हो रहा है। जब ये जल जाए, अब कोई भी चीज़ जब जल जाती है तो उसके पीछे उसकी क्या रह जाती है, राख रह जाती है। तो ये जो राख है, क्या ये मैग्नीशियम रिबन की तरह लग रही है? ऑब्वियसली नॉट। अगर कोई भी चीज़ जल जाएगी तो फिर वो उस चीज़ की तरह थोड़ी लगेगी, वो तो आखिर राख हो गई है। तो ये जो चेंज है इसको हम कैसे दिखाएंगे कि एक क्या था, मैग्नीशियम था और अब जल रहा है। तो जलने के लिए उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और इसका एरो का मतलब हो रहा है कि इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन दिखाई गई है ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ये केमिस्ट्री में मीन्स साइंस में यूज़ होने वाली इक्वेशन है। यह जो ये एरो है इससे हमें ये पता चल रहा है कि उन दोनों को मिक्स करने से, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिक्स करने के बाद क्या बन रहा है वो हमें इस एरो से पता चल रहा है। अब राख बन गई है, हमने क्या किया, उस राख को, ऐश को कलेक्ट किया और उसमें वाटर मिक्स कर दिया। वाटर मिक्स करके उसका एक एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। तो अब हम इस मिक्सचर को टेस्ट कर रहे हैं कि ये जो मिक्सचर है, जिसका राख है, जब हमने इसको वाटर से मिक्स किया तो ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो फिर क्या ये जो मिक्सचर है रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है या फिर ब्लू को रेड कर रहा है। तो इस टेस्ट से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है, मतलब ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर वो मिक्सचर रेड लिटमस को ब्लू कर देगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। इससे पहले चैप्टर में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने ऐश को डिज़ोल्व किया वाटर में तो इसने नया सब्सटेंस बना लिया। और ये जो नया सब्सटेंस बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसमें जब हमने वाटर ऐड किया तो इनसे क्या सब्सटेंस हमारा बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इससे पहले की जो चैप्टर है, इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसमें हमने डिस्कस किया है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो यहाँ पे मैग्नीशियम और वाटर को मिक्स करने के बाद बना है, ये क्या है, एक बेस होता है। इट मीन्स ये क्या करेगा, जो रेड लिटमस पेपर है उसको किस में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया सब्सटेंस बन गया है। सबसे पहले तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस बना। फिर जो इसकी ऐश थी, जब हमने राख थी, जब हमने इसको वाटर के साथ मिक्स किया तो एक और नया सब्सटेंस बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, नए सब्सटेंस ही बन रहे हैं दोबारा। जैसे हमने चॉक पाउडर में क्या किया था, जो चॉक का पाउडर था, चॉक पाउडर में जब हमने वाटर मिलाया था और उसका पेस्ट बनाया था तो वो दोबारा क्या बन गया था, चॉक ही बन गया था। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर न्यू सब्सटेंस बन रहा है। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसको देखते हैं, ये भी आपके टीचर ने ही करके आपको दिखाना है। इसमें क्या हो रहा है, एक कंटेनर में कॉपर सल्फेट लेना है और इसी का कॉपर सल्फेट एक कंटेनर में तो हमने रख लिया, इसी का थोड़ा कॉपर सल्फेट हमने दूसरे कंटेनर में लिया और दूसरे कंटेनर में कॉपर सल्फेट में हमने क्या डाल देना है,
शेविंग ब्लेड डाल देनी है। अब ये जो कॉपर सल्फेट है ये आखिर बना कैसे है? सबसे पहले कॉपर लेंगे। जो कॉपर सल्फेट है कैसे बना है? जब हमने एक बीकर में क्या किया, हाफ ऑफ कप वाटर डाला, उसमें कुछ ड्रॉप्स क्या डाल दिए, सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दिए, और इसी में क्या डाला हुआ है, कॉपर डाला हुआ है। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि क्या है, कॉपर सल्फेट है। इसी का स्मॉल सैंपल ऑफ दिस सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में रख लेना है, और उसके बाद जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है उसमें हम क्या डाल देंगे, या तो नेल डाल दो, मीन्स कील वगैरह डाल दो, या फिर शेविंग ब्लेड डाल दो जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है इसमें। उसके बाद जब थोड़ी देर हम वेट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो दूसरा सॉल्यूशन है उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया है। पहले तो ये अकेला कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, पर जब हमने इसमें शेविंग ब्लेड डाली है तो वो किस में चेंज हो गया है, ग्रीन कलर में चेंज हो गया है। तो अब ये जो चेंज आया है ये आया कैसे है? जब हम ब्लेड को बाहर निकाल कर देखेंगे तो देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में ना रिएक्शन हुई है, इसी के कारण ही, क्योंकि जो ब्लेड है उस पर क्या है, आयरन है, इसी के कारण ही उसका कलर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो इस रिएक्शन को हम कैसे देखेंगे कि सबसे पहले क्या है, कॉपर सल्फेट है CuSO4 और उसमें क्या है, आयरन है। तो इसमें चेंज क्या आया है कि ये जो आयरन है वो क्या करेगा, इस सल्फेट के साथ मिक्स हो जाएगा और क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा। क्योंकि आयरन सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसी का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। और ये जो कॉपर है, ये जो ब्लेड था उसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इसी के कारण जो आयरन नेल है या फिर जो ब्लेड है उसके ऊपर कैसा कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर आ जाएगा। क्योंकि जो कॉपर है वो किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉपर सल्फेट था, इसके अंदर हमने जब आयरन डाला तो आयरन और सल्फेट ने मिक्स करके क्या बना लिया, आयरन सल्फेट, इसलिए ग्रीनिश कलर हो गया। और ये जो ब्लेड है इसके ऊपर कैसा कलर आ गया, ब्राउन कलर आ गया, क्योंकि इसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो गया, कॉपर डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक न्यू सब्सटेंस ही फॉर्म हो रहा है, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन गया और ये जो ब्लेड है उसके ऊपर कॉपर आ गया। नेक्स्ट हम एक और एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। इसमें क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें विनेगर है, उसी विनेगर में बेकिंग सोडा जब हमने डाला तो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और बबल्स बाहर आते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ये जो यही सॉल्यूशन है उसको हम पास करेंगे लाइम वाटर से। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि जब विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर से पास करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा, वन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। इसीलिए इस टेस्ट को हम बेसिकली यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करेंगे, अगर लाइम वाटर मिल्की बन गया है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, तो इट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। इसको हम चैप्टर 6 में और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब ये तो हो गई हमारी सारी एक्टिविटी की, इन सब में हम बेसिकली देख क्या रहे हैं कि न्यू सब्सटेंस ही फॉर्म हो रहे हैं। जैसे 5.6 से 5.8 एक्टिविटी तक हमने यही देखा कि एक या फिर एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। जैसे 5.6 एक्टिविटी में सबसे पहले तो राख बनी, वो भी क्या था, एक न्यू सब्सटेंस ही था, क्योंकि मैग्नीशियम और एयर ने बर्न होके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। और उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड और जब वाटर को मिक्स किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और एक्टिविटी 5.7 में क्या हो रहा है, जो कॉपर सल्फेट और आयरन प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, आयरन सल्फेट बना दे रहे हैं और कॉपर बना दे रहे हैं। पहले तो वो क्या थे, कॉपर सल्फेट और आयरन अलग अलग थे, पर जब उनकी रिएक्शन हुई तो उन्होंने क्या बना दिया, आयरन सल्फेट और कॉपर बना दिया। अब इसमें क्या है, दोनों ही एक न्यू सब्सटेंस है, क्योंकि कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन गया और आयरन से मतलब उनके रिएक्शन से क्या बन गया, फिर कॉपर बन गया। और जो कॉपर है किस पे डिपॉजिट हो रहा है, शेविंग ब्लेड के ऊपर जो आयरन की बनी है। और
5.8 एक्टिविटी में क्या हो रहा है, विनेगर और सोडा मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, लाइम वाटर को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मिल्की में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मिल्की बना दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के चेंज जिसमें हमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस मिले, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। और जो केमिकल चेंज होता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, केमिकल रिएक्शन कह देते हैं, क्योंकि जो केमिकल चेंज है वो आया कैसे, केमिकल रिएक्शन से ही आया। और ये जो केमिकल चेंज है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो केमिकल चेंज से ही फॉर्म होता है, चाहे वो हमारी बॉडी में डाइजेशन हो या राइपनिंग ऑफ फूड हो, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हो, जो भी चीज़ें हैं ये सब कैसे होंगी, केमिकल चेंज के कारण ही होती हैं। अब जैसे जो मेडिसिन फॉर्म होती है इन द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सब भी किससे बनती है, केमिकल चेन, केमिकल रिएक्शन के कारण ही बनती है। कोई भी न्यू सब्सटेंस है जैसे प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, ये सब भी कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, केमिकल रिएक्शन से। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंज, मतलब कि कोई भी न्यू मटेरियल जो बन रहा है, जो हम डिस्कवर कर रहे हैं, वो केमिकल चेंज से ही बन रहा है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस, क्योंकि जो केमिकल चेंज है उससे हमने क्या देखा, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे हीट हो गए, लाइट हो गए, या फिर कोई भी रेडिएशंस में भी या तो वो क्या होती हैं, रिलीज़ होती हैं या फिर एब्जॉर्ब होती हैं, तो ये भी क्या हो रहा है, एक केमिकल चेंज ही है। जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ये भी केमिकल चेंज है। किसी भी चीज़ में स्मेल में चेंज आ रहा है या फिर न्यू स्मेल प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। किसी के कलर में चेंज आ रहा है, कोई न्यू गैस फॉर्म हो रही है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक केमिकल चेंज ही हैं। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल। जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो वो क्या था, एक केमिकल चेंज था, क्योंकि किसी भी चीज़ की बर्निंग हो, चाहे कोल, वुड या लीव्स, मतलब बर्निंग किस में आ जाती है, केमिकल चेंज में आ जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ बर्न होने के बाद एक नया सब्सटेंस ही बनेगा, और उससे हम दोबारा बर्न हुई चीज़ से हम दोबारा वही चीज़ नहीं बना पाएंगे। इसलिए बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ अ केमिकल चेंज। बर्निंग इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, और जो बर्निंग होती है उससे हमेशा क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क इज़ अ केमिकल चेंज, मतलब जो पटाखे वगैरह जब हम चलाते हैं तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज ही है, क्योंकि इससे हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी निकलती है, साउंड भी होता है, और कुछ अनप्लेजेंट गैसेस जो एटमॉस्फेयर को प्ल्यूट करती हैं वो भी निकलती है। जब भी आपने कभी पटाखा चलाया होगा तो क्या है, उससे हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी, और इसकी आवाज़ भी आती है, और कुछ गैसेस भी निकलती हैं जिससे हमें उसकी स्मेल सी भी आती है कि हाँ कैसी अजीब सी स्मेल है, जो क्या कर रही है, एयर को क्या कर रही है, प्ल्यूट कर रही है। इसीलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि हमें ये जो पटाखे वगैरह हैं वो नहीं जलाने चाहिए। नेक्स्ट, जब भी कोई फूड स्पॉइल होता है तो इससे हमें अजीब सी स्मेल आती है, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। यस, केमिकल चेंज ही है, क्योंकि केमिकली कुछ उसमें चेंजेस आई हैं, इसी के कारण हमारा जो फूड है वो ख़राब हुआ है। नेक्स्ट क्या है, जब भी आपने ये कभी हमेशा नोटिस किया ही होगा कि जब भी आप एप्पल के स्लाइस को ओपन में रख देते हैं तो ब्राउन कलर आ जाता है। अगर हम उसको इमीडिएटली या तुरंत नहीं खाते हैं, थोड़े टाइम के लिए भी इन्वायरमेंट में रख देते हैं। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप अभी जो एप्पल के पीसेज है उसको स्लाइस करके रखें थोड़े टाइम के लिए, तो आप देखेंगे उसके ऊपर ब्राउनिश सा कलर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एप्पल में है ना, आयरन प्रेजेंट होता है, और आयरन एयर के साथ रिएक्ट करके ब्राउनिश कलर आ जाता है उसके ऊपर। आप इस एक्टिविटी को पोटैटो के साथ या ब्रिंजल के साथ भी कर सकते हो, उसमें भी यही होगा। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसी के कारण आयरन और जो आयरन है और जो एयर है वो रिएक्ट करके उसके ऊपर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर दे रही है, इसी के कारण ही उसमें चेंज, उसके कलर में चेंज आ रहा है। आर नॉट दीज चेंजेस आर केमिकल चेंज, यस ये सब क्या है, केमिकल चेंज ही हैं। और जो हमने चैप्टर 4 में न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस पढ़ा था उसमें भी क्या है, बेसिकली केमिकली चेंज ही आ रहा है, क्योंकि पहले तो वो क्या थे, अकेले एसिड थे और अकेले बेस थे, पर जब हमने उनको मिक्स किया तो फिर
वो क्या बन गए, न्यूट्रल बन गए। इट मीन्स वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज ही है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या कर रहा है, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो क्या वो भी एक केमिकल चेंज है? यस, क्योंकि जो फूड वो बना रहे हैं वो किस किस का यूज़ करके बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एयर, इन सब का प्रेजेंस में वो अपना फूड बना रहे हैं। पहले तो वो सब्सटेंस अलग थे, पर मिक्स होने के बाद वो क्या कर रहे हैं, एक न्यू सब्सटेंस बन जा रहा है। मिक्स्ड होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस बन जा रहा है, मतलब उनका एक न्यू फूड बन जा रहा है। इसी के कारण वो जो फोटोसिंथेसिस है वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज ही है। और पहली क्या कह रही है, जो हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है वो सब भी क्या है, एक केमिकल चेंज ही है। क्योंकि केमिकल चेंज का बेसिकली मतलब क्या है कि इससे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। इसी कारण जो भी चीज़ कोई न्यू सब्सटेंस बनाती है उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन से हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया था, ये ओजोन लेयर वाला, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। You must have heard of the ozone layer in our atmosphere. इट मीन्स कि आपने ओजोन लेयर के बारे में तो सुना ही होगा कि जो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसका काम क्या है कि ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, मतलब कि हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, जो कहाँ से आती हैं, सन से आती हैं। ये जो यूवी रेज हैं ये सन से आती हैं और ये हमें उनसे प्रोटेक्ट करती है। कैसे? जो ओजोन होती है वो ऑब्जर्व कर लेती है इन रेडिएशंस को और उनको ब्रेक कर देती है ऑक्सीजन में। मीन्स कि ये जो यूवी रेज है वो तो हार्मफुल है, पर जो ओजोन लेयर है वो क्या कर रही है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रही है और उसे ऑक्सीजन में ब्रेक कर दे रही है। अब जो ऑक्सीजन है वो तो ओजोन से डिफरेंट ही है ना, इसीलिए कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? तो क्या हम इसे केमिकल चेंज कह सकते हैं? सोचिए, क्योंकि देखिए केमिकल चेंज असल में होते क्या थे कि किसी भी दो चीज़ को मिक्स करने से या किसी भी दो चीज़ों की रिएक्शन होने से अगर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, अगर कोई न्यू चीज़ फॉर्म हो रही तो हम उसे कहते थे केमिकल चेंज। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ओजोन लेयर है वो जब एब्जॉर्ब कर रही है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को तो क्या फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर ओजोन इन्हें एब्जॉर्ब ना करे और ये अर्थ की सरफेस पे रीच कर जाएं डायरेक्टली, तो ये हमें और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगी। इसीलिए जो ओजोन है एक्ट करती है एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन, कि ये जो ओजोन लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये कैसे एक्ट कर रही है, एक नेचुरल शील्ड की तरह, ताकि ये हमें इस यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नेम क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके बारे में हमने जब चैप्टर शुरू किया था तब हमने मीन्स केमिकल चेंज में हमने इसके बारे में थोड़ा तो देखा था। अब हम इसके ऊपर दोबारा जाते हैं कि आखिर ये है क्या है। Let us get back to rusting. This is one change that affect iron article and slowly destroy them. मीन्स कि ये ऐसा चेंज है जो क्या करती है, आयरन आर्टिकल्स को अफेक्ट करती है और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जैसे हमें पता है आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस। आयरन किस किस चीज़ में यूज़ होता है, ब्रिज बनाने में, शिप्स बनाने में, कार्स कुछ पार्ट्स बनाने में, ट्रक्स की कुछ ट्रक बॉडीज़ बनाने में, एंड मैनी अदर आर्टिकल्स द मैन, और ये इसी तरह की और सारी चीज़ें बनाने में भी यूज़ होता है। एंड द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज, और रस्टिंग के कारण जो पैसों का नुकसान होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर हमारी चीज़ें ख़राब होंगी, रस्ट होंगी, आयरन से बनी हुई चीज़ें ख़राब, तो फिर उससे जो हमारे पैसों का लॉस तो होना ही होना है। और इसीलिए जो आयरन की बनी हुई चीज़ों पे रस्टिंग बहुत जल्दी लगती है, इसी कारण जो पैसों का लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा
होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, अब ये जो रस्टिंग का प्रोसेस है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो रस्टिंग है वो होती किस पे है, आयरन पे होती है। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस पे। ये जो ऑक्सीजन है ये भी एयर में प्रेजेंट होती है, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं मोस्टली वाटर के वेपर्स एयर में तो प्रेजेंट होते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो फिर अगर किसी भी आयरन के ऊपर थोड़ी देर के लिए भी वाटर मतलब थोड़ा टाइम के लिए भी वाटर लगा रह जाए, जैसे जो तांबा वगैरह था जिसके बारे में हमने बात करी थी, उसके ऊपर अगर हमने किचन में थोड़ी देर भी मतलब कुछ टाइम के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर लगे रह गए तो उसके ऊपर भी रस्टिंग हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है और वाटर उसको हमने प्रोवाइड कर दिया, तो इसी कारण वो भी क्या हो जाता था, रस्ट हो जाता था। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो रस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आयरन प्लस ऑक्सीजन और प्लस वाटर, इन सब को मिलाकर क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। यही किसका फॉर्मूला है, रस्ट का फॉर्मूला होता है, आयरन ऑक्साइड। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ इसेंशियल, मतलब कि रस्टिंग के लिए वाटर और ऑक्सीजन दोनों का होना ही नेसेसरी है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से अगर कोई एक चीज़ एब्सेंट रहेगी तो फिर वो रस्टिंग हो जाएगी, फिर रस्टिंग नहीं हो सकती है। या तो दोनों ही एब्सेंट हो या इन दोनों में से कोई एक चीज़ एब्सेंट हो। इन फैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम फास्टर, वही है, क्योंकि अगर एयर में भी मॉइस्चर मिलेगा तो फिर क्या है, ऑक्सीजन तो एयर से मिल ही जा रही थी, अब मॉइस्चर भी एयर से मिल जा रही है, तो ऐसी स्टेट में जो रस्टिंग होगी वो क्या हो जाएगी, और ही ज़्यादा फास्टर हो जाएगी। तो हम इस रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। हम इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम ये करें कि हम उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आने दें, या फिर वाटर के कांटेक्ट में ना आने दें, या फिर वाटर और ऑक्सीजन दोनों के ही कांटेक्ट में ना आने दें आयरन को, तो हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम इनको कांटेक्ट में आने से रोक कैसे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कोट ऑफ पेंट और ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं। इन फैक्ट these coats should be applied regularly to prevent rusting, मीन्स कि जो पेंट या ग्रीस इनकी जो कोटिंग है ये हम कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद आयरन की चीज़ों पे अप्लाई करके इनको रस्ट होने से बचा सकते हैं। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन, और दूसरा वे क्या है कि हम कुछ मेटल्स की लेयर जैसे कि क्रोमियम या जिंक की लेयर आयरन के ऊपर भी डिपॉजिट कर सकते हैं उसको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। और ये जो प्रोसेस है ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोसेस है जिसमें हम आयरन को रस्टिंग होने से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, जिंक की लेयर आयरन के ऊपर लगा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। अभी देखो हमने कहा ना कि जो रस्टिंग से बचाने के लिए अगर वाटर ज़्यादा ह्यूमिड होगा, तो रस्टिंग और ही ज़्यादा होगी। इसीलिए पहेली कह रही है कि जो उसकी एक फ्रेंड है रीता, इसीलिए वो हमेशा कंप्लेन करती रहती है कि उसकी आयरन की चीज़ें बहुत ही जल्दी रस्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो कोस्टल एरिया के पास रहती है और कोस्टल एरियाज़ में जो एयर है वो ह्यूमिड रहती है, मीन्स एयर में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, तो आयरन को रस्ट होने के लिए दोनों चीज़ें मिल जा रही हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आयरन पाइप्स हैं जो हमारे होम्स में यूज़ होती हैं वो पहले से ही गैल्वेनाइज्ड होती है, मींस कि उनमें जिंक की लेयर आयरन के ऊपर पहले ही डिपॉजिट होती है ताकि हमने वो प्रिवेंट हो सके रस्टिंग से। अब यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। अब जो शिप्स हैं वो आयरन से बनती हैं, उनके कई पार्ट्स, तो और वो हमेशा किस में रहती हैं, वाटर के अंडर ही रहती है, और कुछ पार्ट उनका, जैसे ये क्या है, एक शिप है, इसका कुछ पार्ट तो क्या है, वाटर के अंदर ही है, और इस वाटर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है कुछ इसके जो पार्ट वाटर के अंदर नहीं है वहाँ भी तो आ ही जाते हैं ना,
ऑन द पार्ट अबव वाटर आल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्रिंजिंग टू द शिप आउटर सरफेस। मीन्स कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं कुछ ऊपर भी जो पार्ट वाटर में नहीं है वहाँ भी आ जाते हैं। मोर ओवर द वाटर ऑफ सी कंटेन मैनी सॉल्ट। जो सी का वाटर है उसमें बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट होता है और यही जो सॉल्टी वाटर है ये जो रस्टिंग की फॉर्मेशन है ना, मतलब आयरन को रस्ट करने में और ही ज़्यादा उसको फास्ट कर देती है। देयरफॉर शिप सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। मीन्स कि अब जो शिप्स हैं उनको चाहे पेंट किया हुआ है फिर भी उनमें बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है रस्टिंग के कारण, क्योंकि वहाँ पर कैसा वाटर प्रेजेंट है, सॉल्टी वाटर, और जो सॉल्टी वाटर है वो रस्टिंग को और ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शेप आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा फ्रैक्शन में जो आयरन शिप्स में जो आयरन के पार्ट्स होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है एवरी ईयर। इसी कारण बहुत ही ज़्यादा पैसों का भी लॉस होता है। इसी कारण आजकल क्या है कि जो स्टेनलेस स्टील है जो किसकी मिक्सिंग से बनती है, आयरन विद कार्बन एंड अ मेटल लाइक क्रोमियम निकल एंड मैग्नीज। मीन्स जो स्टेनलेस स्टील है इज़ मेड फ्रॉम मिक्सिंग आयरन विद कार्बन, आयरन को कार्बन के साथ मिक्स करके, और कुछ मेटल्स जैसे कि क्रोमियम निकल और मैग्नीज ये सब की मिक्सिंग से स्टेनलेस स्टील बनता है। और ये रस्ट नहीं होता। इसी कारण आजकल जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो स्टेनलेस स्टील की यूज़ हो रही हैं। तो ये तो सारी बात होगी रस्टिंग ऑफ आयरन की। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। अब जो हम क्लास 6 है आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जो सॉल्ट है वो हमें कैसे मिलता है, सी वाटर जब वेपोरेट हो जाता है तो वहाँ पर सी के ऊपर ही सॉल्ट हमें मिल जाता है, क्योंकि सी का जो वाटर है क्योंकि जो सी का वाटर है जब वो किनारे पर आता है तो फिर क्या होता है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और जब सन की लाइट यहाँ पर पड़ती है तो फिर क्या हो रहा है, ये क्या हो जा रहा है, वेपोरेट हो जा रहा है। वेपोरेट होने के कारण यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, सॉल्ट मिल जाता है। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल्स कांट बी सीन क्लियरली। मीन्स कि हमें इससे क्या जो सॉल्ट तो मिल जा रहा है पर वो क्या है, प्योर नहीं है, और जो इसकी क्रिस्टल्स हैं वो भी हमें अच्छे से नहीं दिखाई देते। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो लार्ज क्रिस्टल्स हैं प्योर सब्सटेंसेस के कैन बी फॉर्म्ड बाय देयर सॉल्यूशन। मीन्स कि उनको हम लार्ज क्रिस्टल्स हम कैसे बना सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन से। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल्स बना रहे हैं प्योर सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन से, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। और ये क्या है, फिज़िकल चेंज की एग्जांपल है, क्योंकि अगर हम सॉल्ट के सॉल्यूशन से सॉल्ट के क्रिस्टल बनाएंगे तो वो रहेंगे तो सॉल्ट ही ना, कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं फॉर्म हो रहा है। इसीलिए ये क्या है, एक फिज़िकल चेंज है। और यहाँ पे एक एक्टिविटी 5.9 है जिसको किसकी प्रेजेंस में परफॉर्म करना है, टीचर की प्रेजेंस में परफॉर्म करना है, क्योंकि हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें क्या कहा गया है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक कप में वाटर लेना है और उसमें क्या ऐड कर देना है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग एंड ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टीयरिंग कंटिन्यूसली। जब इसमें क्या है, वाटर है, H2O है, उसमें हमने 2 to 3 ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के डाले हैं। जब ये बॉईल होने लगे तो फिर क्या करना है, जो कॉपर सल्फेट है उसका क्या करना है, पाउडर डालने हैं। और ये पाउडर तब तक डालना है जब तक और
वो सिचुएशन ना आ जाए, वो स्टेज ना आ जाए कि और पाउडर इसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, सॉल्यूशन को फ़िल्टर करना है, उसको थोड़ी देर के लिए कूल करना है। इस सॉल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करना है जब ये कूल हो रहा है। फिर जब हम इस सॉल्यूशन को देखेंगे थोड़े टाइम के बाद, तो हमें क्या दिखेंगे, क्रिस्टल्स दिखेंगे कॉपर सल्फेट के। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं ये कैसे बने, कॉपर सल्फेट के प्योर सॉल्यूशन से हमने क्या बना लिया, क्रिस्टल्स बना लिया। तो इसी तरह का जो प्रोसेस होते हैं उसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, फिजिकल और केमिकल चेंज। और आप भी अपने आसपास फिजिकल और केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई करने का देखना कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें चेंज आ रहा है, तो वो जो चेंज है उससे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, और कौन से ऐसे चेंज है जिनसे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो आप इसको अपने सराउंडिंग में एब्जॉर्ब करिए। तो बेसिकली हमने इसमें पढ़ा क्या है कि चेंजेस दो तरह के हैं, फिजिकल और केमिकल। जो फिजिकल चेंज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जब चेंज आए तब हम कहते हैं कि फिजिकल चेंज है, और इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। और जो केमिकल चेंज है इसमें क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है बट केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है। ठीक है, सम सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आई होप दिस इज़ गोना बी क्लियर टू यू। अगर वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।